हाँ, आज दोस्तों हम बात करेंगे जो एक बड़ा मशहूर आजकल टॉपिक जो ज़ेर बहस आ रहा है, वो है आईनी अदालतें। आईनी अदालतें दुनिया के बेशतर ममालिक में हैं और होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मुसीबत आई लगने तो खैरात लगी बटने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइमिंग इसकी बड़ी गलत चॉइस की गई और फिर बगैर किसी काम के, बगैर किसी होमवर्क के इसको लिया गया। तो हम आईनी अदालत की जुरिस्डिक्शन पे बात करते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट में है उसके कई पहलू हैं। एक तो यह है कि उसका फौजदारी एस्पेक्ट है। हेवियस पिटिशन, बाज़ बेल पिटिशन में भी हमें रिट में जाना पड़ता है कहीं अगर रेमेडी मौजूद नहीं है। हमें सिविल मैटर्स में भी रिट में जाना पड़ता है। हमें आईओ एसएचओ अगर पर्चा दर्ज नहीं कर रहा फिर भी हमें रिट में जाना पड़ता है। 22A की पिटीशन खारिज हो गई तो फिर भी हमें रिट जुरिस्डिक्शन में, तो हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसमें सिर्फ वो मैटर के मेंडेमेंस और कोवरेंटो, उसके अलावा बहुत सारी जो बाकी की रेमेडीज हैं वो प्रोसीजरल लॉ से मुतल्लिक हैं कि कोई और प्रोसीजर नहीं। लेकिन अगर आपने किसी आईनी शिक को, किसी कानून की शिक को, कानून के सेक्शन को, किसी कानून पूरे को अगर चैलेंज करना है, आपने किसी अगर हुकूमती किसी ओहदेदार की ओहदे को चैलेंज करना है कि ये इस ओहदे पे नहीं रह सकता, तो आपने अगर किसी आईनी तरमीम को, आइन के किसी आर्टिकल के इम्प्लीमेंटेशन को या किसी लेजिस्लेशन के किसी भी अमल को, किसी भी ऑर्डिनेंस को अगर चैलेंज करना है तो ये आईनी मामलात हैं। ये कोई सिविल या क्रिमिनल के प्रोसीजरल मैटर नहीं है। ये मैटर्स जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। तो असूल तो फिर ये है कि दोनों जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आइन के तहत अमल में आती हैं। अब ये और बात है कि हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो सीपीसी में भी है और क्रिमिनल प्रोसीजर में भी है, बैंकिंग में, एंटी टेररिस्ट में, तो वो प्रोसीजरल लॉ के तहत हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। लेकिन हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है जिसमें आप ये आईनी मामलात को चैलेंज करते हो, जो मैंने पहले बयान किया, तो फिर असूलन हाई कोर्ट में भी एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए जो सिर्फ इन्हीं मामलात को करे। और फिर तो बड़ा सिंपल हो जाएगा कि फिर उन आईनी अदालत, हाई कोर्ट की उन आईनी अदालत के जो फैसले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट की आईनी अदालत सुनेगी। तो हाई कोर्ट में अगर ये शुरू ही करना है तो फिर एक तो हाई कोर्ट से होना चाहिए। चलें, हाई कोर्ट से नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट ने अब वो आईनी मामलात जो आइन से मुतल्लिक हैं, जिसके लिए आईनी सुप्रीम कोर्ट की अदालत बनाई जा रही है, तो वो केसेस की आजकल जो तादाद बताई जा रही है कि जी इतने से केसों के लिए एक अलग अदालत बना दी जाए। तो आपने परवेज मुशर्रफ के ट्रायल के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया सिर्फ एक केस के लिए, तो ये स्पेशल अदालत कहलाएगी। और वो क्या आपका क्या ख्याल है, ये 148 120 जितने भी केसेस हैं ये नए केसेस नहीं आएंगे। आएंगे तो उसी रेशो से जिस रेशो से पहले आते रहे हैं, लेकिन खत्म तो नहीं हो जाएंगे, आने तो है ना। तो एवरेज एक वक्त में आईनी अदालत में 150-200 के करीब पेंडिंग रहेंगे, कुछ नए आएंगे, कुछ फैसले हो जाएंगे। तो जब फैसला कर लिया कि आईनी मामलात के लिए अलग अदालत बनानी है तो वो आईनी अदालत अलग बनेगी। लेकिन फिलहाल तक, आज तक की डेट तक, हुकूमत जो मीडिया पे कह रही है कि वो अलग आईनी अदालत बनाने में कामयाब नहीं हो रही, बल्कि नई ये बात आ गई
कि इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन जो है वो भी बेंच ही होगा, वो इसको इन केसों को सुनेगा। जैसे शरीयत कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट की एपलेट शरीयत कोर्ट बन जाती है, लेकिन जजेस जो हैं वजीर, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी इनसे नहीं हो पा रही, उसके लिए भी नहीं। असल बात अब ये है कि अगर इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर बेंच बनाना है तो फिर उन बेंचों की तश्कील देने के लिए या उन बेंचों को, उन बेंचेस में जो जजेस काम करेंगे वो होंगे तो इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस। कुछ मामलात में वो आईनी केस सुनेंगे और बाकी मामलात में वो इन्हीं बाकी जजेस के साथ और इन्हीं चीफ जस्टिस साहब के साथ बैठ के वो बाकी के केस सुनेंगे। और अब ये फिर कैसे तय करेंगे कि उम्र का तयन कैसे करेंगे? क्यों कि रिटायर्ड जज तो फिर नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी उम्र तो 65 क्रॉस कर गई है। अगर उन जजेस की उम्र आप 68 ईयर्स करते हैं तो एक ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस की रिटायरमेंट की एज 68 ईयर हो और कुछ जजेस की रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स हो। हाउ कैन इट पॉसिबल? तो ये एक चूंचा का मुरब्बा बन जाएगा। पहले ज़मानों में जब इस किस्म की आईनी तरमीम होती थी तो या कॉम्पिटेंट वकला साहबान वज़ीर कानून बनते थे, जैसे मंजूर कादिर साहब, जैसे महमूद अली कसूरी साहब, SM जफ़र साहब। ये जेन्युइन वकील थे, ये जीनियस वकील थे जो कि हुकूमत को मशवरे भी देते थे। तो अब तो कहतुल रजाल है। दूसरी बात ये कि जब मार्शल्लाओं के अलग जीनियस वकील होते थे जिनमें शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब हिस्टोरिकली जो हैं वो जीनियस थे वो भी, लेकिन वो मार्शल्ला के लिए इस्तेमाल होते थे, कभी मुल्क के मफाद के लिए, अवाम के मफाद के लिए वो नहीं। वो मार्शल्लाओं को दवाम देने के लिए उन्होंने अपनी काबिलियत को इस्तेमाल किया। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब जो है वो भुट्टो साहब के ज़माने में वज़ीर कानून जिन्होंने कानून बनाया, वो भी जीनियस थे, लेकिन वो कभी मार्शल्लाओं के हाथों में इतना नहीं इस्तेमाल हुए। कहने का मकसद ये कि इस सारा जो काम किया गया इस आईनी अदालतों के लिए होमवर्क नहीं पूरा किया गया और जो मखसूस सीटों के फैसले को था वो फैसला बैकफायर कर गया। उस फैसले के बाद उन जजेस के साथ, उन जजेस पर काम करने की बजाय उनके मुकाबिल जो है मुहाज खोल लिया गया कि ये उनको अपने मुखालिफ सफ में धकेल के शामिल कर दिया गया। हालांकि अब तक यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस काम करते रहे हैं और जुडिशरी की डोरें कहाँ कहाँ से हिलती रही हैं। तीन फैक्टर्स होते थे, या जजेस की अपनी मर्जी होती थी, उस मर्जी पे फैसले आते थे, या हुकूमत की अशीरबाद पे आते थे, या फिर स्टैब्लिशमेंट की मर्जी से आते थे फैसले। लेकिन इस बार हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पे थी और उन्होंने धकेल के जुडिशरी को ओपोजिट ग्रुप में डाल दिया, सिर्फ एक फैसले की बुनियाद पर जो कि रिव्यू में जो है वो हो सकता था। लेकिन बहरहाल अब कहने की बात यह है कि अगर तो इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर बेंच बनना है तो मुझे बताइए कि फिर हुकूमत की इस पसपाई का कि वो आईनी बेंच बनाने जा रही थी, वो 8 जो जजेस थे जिन्होंने फैसला दिया था उसमें तो प्लस होंगे, उसमें तो बाकी के जजेस शामिल हो जाएंगे। और अगर आप ये तरमीम भी करते हैं कि चीफ जस्टिस 3 के पैनल से बनेगा तो फिर जो चीफ जस्टिस बनेगा, फिर ये कौन सी जो है वो गारंटी है कि वो उन 8 के ग्रुप में जाएगा या वो अलग ग्रुप में जाएगा। और अगर 5 में से
5 जजेस के पैनल में से बनाया जाता है तो उसका व्यू कायम रहता है या उसका व्यू भी इन्हीं जजेस के साथ मिल जाएगा? फिर क्या बनेगा? जैसे वो शोले फिल्म का मशहूर एक डायलॉग था कि तेरा क्या बनेगा कालिया, फिर हुकूमत का क्या बनेगा? तो ये सारे मामलात हैं और ये किसी ऊंट किसी करवट बैठते नजर नहीं आ रहा। अमेंडमेंट होगी, अगर हो भी जाती है, फर्ज करें किसी भी किस्म की अमेंडमेंट हो जाती है, तो ये कौन सी बईद है कि सुप्रीम कोर्ट उसको तरमीम को ख़त्म न कर दे। अगर वो तरमीम ख़त्म हो गई और पुरानी सारी आइन की जो है वो शिकें बहाल हो गई तो फिर हुकूमत कहाँ जाएगी? क्या इस वक्त जो मुहाज़राई है तो वो आर्मी की जंग की तरह डू एंड डाई की स्टेज पे पहुंच चुकी है। खैरियत हो, जो हो बेहतरी के लिए हो, बेटर सेंस प्रिवेल करे तमाम फ्री कैन की तरफ से, लेकिन हालात बहुत क्रिटिकल स्टेज पे हैं और अगर इस क्रिटिकल स्टेज पे आइन का बेड़ा गर्क करने की बजाय, जुडिशरी का बेड़ा गर्क करने की बजाय, तमाम पाकिस्तान की जो सियासी जो पेशकदमियां हैं उनको बर्बाद करने की बजाय क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मौजूदा हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, नई हुकूमत असम्बली के अंदर से आ जाएगी या नहीं आ पाएगी, नए इलेक्शन हो जाएंगे, नई हुकूमत आ जाएगी, तो वो हुकूमत क्या क़यामत तक रहेगी? वो भी तब्दील हो जाएगी। 4 साल 5 साल एवरेज उम्र तो पाकिस्तान में 3-4 साल से ज़्यादा नहीं है हुकूमतों की। लेकिन क्या इस किस्म की तरामीम लाने के बाद, और अच्छी तरामीम भी अगर गलत तरीके से लाई जाएं तो उनका असर, उनका तासुर गलत होता है। बहरहाल देखिए क्या होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।